हरी भरी घाटी में सुरम्य नदी के किनारे टुनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वो बहुत खुश मिजाज और समझदार थी, लेकिन वो अकेली रहती थी। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए उसकी दोस्ती बंटी कबूतर से हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। एक दिन गौरी कबूतरी उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। हे भगवान, ये क्या कर रहे हो? तुम दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही ये सब करते हुए? और तुम टुनी चिड़िया यहाँ घूमने आती हो या रंगरेलिया मनाने? माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं टुनी चिड़िया से प्यार करता हूँ और मैं शादी भी इसी से करूँगा। हाँ आंटी जी, मैं भी बंटी कबूतर से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन आप हम दोनों को अलग मत करिए। तेरे लिए मैंने पहले ही रिश्ता देख लिया है और तुमको शादी भी उसी से करनी होगी। माँ, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। टुनी के बिना मैं मर जाऊंगा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तुम शादी वहीं करोगी जहाँ मैंने रिश्ता तय किया है। फिर गौरी कबूतरी वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके लाख मना करने के बावजूद बंटी कबूतर और टुनी चिड़िया एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी करके बंटी कबूतर टुनी चिड़िया को अपने घर लेकर आता है और कहता है, माँ, मैं टुनी चिड़िया से मंदिर में जाकर शादी कर लिया हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैंने मना किया था इससे शादी करने के लिए, लेकिन तू फिर भी मेरी बात नहीं मानी और तुमने इस चिड़िया से शादी कर ली। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, आप हमें माफ करिए ना करिए, पर अब ये मेरी पत्नी है। आप मुझे अंदर आने दोगे या नहीं? नहीं तो हम कहीं अलग अपना घर बनाकर रहेंगे। इतना शोर शराबा सुनते ही बगल के पड़ोसी अंदर आ जाते हैं। उनमें से कालू कौवा कहता है, अब इन दोनों ने शादी कर ही ली है तो इन्हें अंदर आने दो और तुम जरा शांत हो जाओ। सभी पड़ोसियों के समझाने पर गौरी कबूतरी उन दोनों को अंदर आने देती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अरे बहू, अपने सारे गहने मुझे दे दे। इसे बेचकर मैं तेरी ननद की शादी करूंगी। लेकिन माँ जी, ये गहने तो मेरी माँ की निशानी है, इन्हें मैं आपको नहीं दे सकती। बस बहू, आज तो तूने जबान आगे से बिल्कुल मत चलाना। जितना कहा जाए उतना करो, नहीं तो आज मैं तुझे काट कर फेंक दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझी? डर के मारे टुनी चिड़िया अपने सारे गहने अपनी सास को दे देती है। इस तरह कई महीने गुजर जाते हैं और टुनी 3 बेटियों की माँ बन जाती है। एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, मुझसे घर का काम अकेले नहीं होता। माँ जी तीनों बेटियों को संभालती भी नहीं, केवल बैठी रहती है। जरा उनसे कह दो, या तो मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाए या मेरी तीनों बेटियों को थोड़ी देर के लिए संभाल ले। क्यों री करमजली मेरे बेटे को भड़का रही है? बेटियों का बहाना करके खुद आराम करना चाहती है। इतना कहकर टुनी से लड़ाई करने लगती है। अब तो रोज रोज लड़ाई होने लगती है। तंग आकर एक दिन टुनी अपनी बेटियों के साथ अपनी ससुराल को छोड़ देती है। भटकते भटकते वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वहाँ पर देखती है गोटी कोयल चूड़ी बेच रही थी। टुनी चिड़िया वहाँ जाकर उससे कहती है, बहन, मैं भी चूड़ी बेचना चाहती हूँ। अगर आप मुझे भी चूड़ी बेचने का काम दिलवा दे तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। ठीक है बहन, ये लो चूड़ियाँ तुम भी बेचो। जो भी मुनाफा होगा उसमें हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। उस दिन से टुनी चूड़ी बेचने लगती है। चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, देखो मेरे पास बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं। टुनी चिड़िया को इस तरह आवाज देते देखकर वहाँ पर कई सारे पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें से बुलबुल कहती है, ऐसा करो, तुम मुझे ये लाल वाली चूड़ियाँ दे दो। क्यों नहीं बहन जी, मैं आपके लिए ये लाल वाली चूड़ियाँ पैक कर देती हूँ। और भी कोई चूड़ियाँ आपको लेनी है क्या? यहाँ पर सभी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ हैं। ऐसे ही टुनी चिड़िया के व्यवहार के कारण बहुत सारे पक्षी उससे चूड़ी खरीदते हैं। फिर शाम हो जाती है। टुनी चिड़िया बुलबुल से कहती है, गोटी कोयल, ये लो पैसे, मैंने सारी चूड़ियाँ बेच दी। आपने मुसीबत में मेरी बहुत मदद की, बस मेरी मदद और कर दीजिए। मेरी रहने की कोई व्यवस्था हो जाती तो बहुत अच्छा होता। बस इतनी सी बात, तो चल मेरे साथ,
आज से हम एक साथ रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, जो आपने मेरी इतनी मदद की। इस बेरहम दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता। उस दिन के बाद से टुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ गोटी कोयल के घर में रहने लगती है। कुछ समय बाद गौरी कबूतरी को पता चलता है। टुनी चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को लेकर गोटी कोयल के यहाँ रहती है। फिर वो एक प्लान बनाती है। ऐसा मैं क्या करूं कि उस चिड़िया की बच्ची भूल ना पाए। वो टेबल पर पड़ी कैंची उठा लेती है। वो चुपचाप चिड़िया के घर जाती है। उस समय चिड़िया और उसकी तीनों बेटियां भी आराम से सो रही थी। चुपके से गौरी कबूतरी चिड़िया के पास जाती है और उसके पंख काट देती है। आज मजा आ जाएगा। बड़ी चली थी मुझसे पंगा लेने। मेरे बेटे को छोड़कर यहाँ आकर ऐश की जिंदगी जी रही थी। अब जी के दिखाओ। अब देखती हूँ कैसे तू चूड़ियां बेचकर अपनी बेटियों का पेट पालती हो। अगले दिन जब चिड़िया सोकर उठती है तो वो देखती है उसके पंख कटे हुए हैं। वो जोर जोर से रोने लगती है। ये क्या, कल रात तो मेरे पंख सही सलामत थे। सोते समय किसी ने मेरे पंख ही काट लिए। अब मैं क्या करूं? ऐसी हालत में मैं उड़ भी नहीं सकती। और अब मैं चूड़ियां कैसे बेचूंगी? उसकी यह हालत देखकर बड़ी बेटी चंचल कहती है, माँ आप रो मत। आप नहीं उड़ सकती तो क्या, हम तीनों बहनें हैं ना। हम तीनों बहन चूड़ियों का दुकान खोल लेंगे और उसी से हम सबका गुजारा हो जाएगा। चंचल बहुत ही प्यारी और समझदार थी। उसने अपनी दुकान को इतना आकर्षक बनाया था कि सभी पक्षी उसकी दुकान से चूड़ियां खरीदने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते थे। ये सब देखकर टुनी चिड़िया कहती है, मेरी प्यारी बेटिया, आज तुम तीनों कितनी समझदारी और होशियारी से ये दुकान चला रही हो। आज देखो हमारा दुकान कितना अच्छा चल रहा है। हमारी जैसी चूड़ियां किसी दुकान में नहीं बिक रही है और मेरे नए पंख भी आ रहे हैं। फिर हम सब मिलकर अलग अलग गांव में जाकर चूड़ियां बेचेंगे और खुशी खुशी रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ गौरी कबूतरी के लड़के बंटी कबूतर का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। तो गौरी रोते रोते टुनी चिड़िया के पास आती है और उसे कहती है, मुझे माफ कर दो बहू। मैंने तुम्हें कभी भी पसंद नहीं किया और मैंने तुमसे हमेशा भला बुरा कहा। मैंने तुम्हारी पंख भी काट ली। इसी का फल भगवान ने मुझे दिया और मुझसे मेरे बंटी को छीन लिया। अब वो इस दुनिया में नहीं है। मुझे मेरे कर्मों का फल मेरे भगवान ने दे दिया। मुझे माफ कर दो बहू। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? बंटी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे? हाँ बहू, बंटी अब हमारे बीच नहीं रहा। दादी, आपने हम सबको घर से निकाल दिया और हम तीनों बहनों को पापा का प्यार भी नहीं मिला। ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। हम तीनों बहनें आपको कभी माफ नहीं करेंगे और आपने मेरी माँ का पंख भी काट दिया। अब आप यहाँ क्या करने आई हैं? जाइए, आप अपने उसी घर में रहिए। हम सबको अकेला छोड़ दीजिए कृपया करके। चंचल बेटा, बड़ों से इस तरह बात नहीं करते और ये आपकी दादी है। दादी है तो क्या, वो कुछ भी कर सकती है। इन्होंने जो हमारे साथ किया है, क्या वो ठीक था? लेकिन इस तरह बदतमीजी से बात करना तो ठीक नहीं है ना। और जैसी भी है, ये आपकी दादी है और हम सब एक साथ इसी घर में रहेंगे। गौरी कबूतरी, टुनी चिड़िया और उसकी तीनों बेटियां एक साथ रहने लगती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए और अपना जीवन जीने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सुनो भाग्यवान, जल्दी उठो, बाहर आओ। बाहर देखो कितनी जोर से बारिश हो रही है। हमें जल्दी अपनी दुकान अपने ठिए पर लेकर जानी होगी। आज लोग हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। अरे तो तुम इसमें घबरा क्यों रहे हो? हम अपनी दुकान समय से लगा लेंगे। थोड़ी बारिश धीमी हो जाए, इसके बाद हम चलते हैं अपने ठिए पर। अरे वो भगवान है, तुम्हारी सुन ही रही। बारिश अब धीमी हो गई। चलो जल्दी से अपनी दुकान लगा लेते हैं। थोड़ी देर बाद टप्पू और टोनी दोनों ही ठिए पर पहुंचकर दुकान लगाने लगते हैं। तभी दुकान पर इंतजार कर रहा लकी कबूतर कहता है, अरे तुम दोनों ने आने में इतनी देर कर दी। तुम्हें पता भी है मुझे दफ्तर जाना होता है और आज इतनी अच्छी बारिश के मौसम में मैं सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए तुम्हारी दुकान के खुलने का इंतजार कर रहा हूँ।
अब चलो टप्पू, जल्दी से मुझे 1 कप चाय और 1 प्लेट पकोड़े दे दो जल्दी से। हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हें तुरंत चाय बनाकर देता हूँ। ये लो गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पकोड़े। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। इस अच्छे मौसम में गर्मा गर्म चाय और करारे करारे पकोड़े खाने में। लकी कबूतर ये सारी बातें कर ही रहा होता है कि तभी पिंकी मौसी के साथ साथ उनकी कुछ सहेलियां भी आ जाती हैं। टप्पू सभी को अपनी दुकान में बैठा देखकर खुश होता है और सभी के लिए गर्मा गर्म चाय और पकोड़े ले आता है। अरे टप्पू, तेरे पकोड़े का तो कोई जवाब ही नहीं। तेरे पकोड़े खाने के लिए मैं सोच रही हूँ कि अपना घोंसला ही यहाँ बना लूँ। तेरे पकोड़े खाने के लिए हमें इतनी दूर से आना जो पड़ता है। हाँ हाँ मौसी, क्यों नहीं। रोज ऐसी गर्मा गर्म चाय सुबह सुबह मिल जाए और करारे करारे पकोड़े तो मज़ा ही आ जाए। मुझे ये पकोड़े रोज मिल जाए तो मैं ये पकोड़े रोज खाऊं। पिंकी मौसी की बातें सुनकर पिंकी मौसी की सभी सहेलियां टप्पू और टोनी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी वहां शहर के अमीर घराने के सिपाही भी आ जाते हैं। टप्पू, हमें हमारे मालिक ने शहर से तुम्हारे पकोड़े लाने के लिए भेजा है। हमने अपने मालिक के मुंह से सुना है तुम्हारे पकोड़ों का तो कोई तोड़ नहीं। टप्पू, हमें भी तो अपनी रेसिपी बताओ। हम तुम्हारी रेसिपी सीख कर अपने मालिक को अपने हाथों से बनाकर पकोड़े खिलाएंगे। ये सब तो मेरी पत्नी और मेरे हाथ का कमाल है। हम दोनों सवेरे सवेरे उठकर इन पकोड़ों की तैयारी करने लगते हैं, तब जाकर पूरा दिन लोगों को इतने मजेदार पकोड़े खिला पाते हैं। टोनी अपना काम लगन और मेहनत से कर रही होती है। शहर के अमीर मालिक के आए हुए सिपाहियों को गर्मा गर्म पकोड़े पैक करके देती है। ये लो सिपाही जी, मैंने बहुत अच्छे से पैकिंग कर दी है ताकि पकोड़े ठंडे ना हो। टप्पू, तेरे पकोड़े और चाय इतने मशहूर हो गए हैं कि इसके चर्चे शहर तक फैल रहे हैं। अगर अमीर मलिक को ये काम पसंद आ गया तो वो तुझे शहर में ही बुला लेंगे। फिर हम पक्षियों का क्या होगा? हम कहाँ से इतनी अच्छी चाय और पकोड़े खाएंगे? अरे नहीं नहीं मौसी, मुझे कोई कहीं पर भी काम दे दे, लेकिन मैं ये अपना जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आखिरकार आप सबके प्यार से मैं आज इतना आगे बढ़ पाया। अजी सुनते हो, अब हमें घर चलना चाहिए। घर में बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। 2-3 घंटे आराम कर लेते हैं, फिर वापस हम काम पर आ जाएंगे। टोनी और टप्पू अपनी दुकान बंद करके अपने घर वापस लौटते हैं। घर आते हैं तो वो देखते हैं घर में टप्पू के दूर के गांव के कुछ भाई आए होते हैं। अरे भैया, आप लोग इतनी दूर से आए हो, मुझे लगता है आपको इंतज़ार करना पड़ा। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों से टोनी और मैं मिलकर एक चाय और एक पकोड़े की दुकान चलाते हैं। अरे वाह, तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा है। सुबह सुबह जब पक्षी अपने अपने काम पर जाते हैं तो वो इतना अच्छा नाश्ता करके खुशी हो जाते होंगे। अरे पूछो मत भैया, जंगल में जैसे ही हम चाय और पकोड़े तैयार करने लगते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से सबको खुशबू आने लग जाती है और दुकान खोलने की देरी नहीं होती। ढेर सारे पक्षी वहाँ चाय का इंतजार करने लगते हैं। अजी सुनो, थोड़ा बहुत सामान जो काम हो गया है वो मैं बाजार से जाकर ले आती हूँ। तब तक आप अपने भाई के साथ बैठकर बातें कीजिए। भाई टप्पू, तूने दुकान तो शुरू कर दी, लेकिन उसके मुनाफे का क्या? भैया, मुनाफे के बारे में तो कुछ मत पूछो। आजकल जंगल में सभी पक्षी हमारे यहाँ बहुत मन से नाश्ता करने आते हैं। हम अपना रेट भी नहीं बढ़ा सकते और इसी वजह से हमें कुछ खास मुनाफा नहीं होता। रोज़ाना नए तेल से बने हुए पकोड़े मैं अपने जंगल के पक्षियों को खिलाता हूँ ताकि सभी स्वस्थ रहे। अरे टप्पू भाई, तुमने दुकान तो खोल ली, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि दुकानदार पुराने से पुराना तेल इस्तेमाल करते हैं और फिर तुम तो नया तेल इस्तेमाल करते हो, तो मुनाफा कहाँ से होगा भाई? टप्पू, जब तुम रोज नया तेल इस्तेमाल करते हो तो यकीनन तुम दूध भी बिना मिलावट का देते होगे। अरे भैया, ग्राहक बहुत मुश्किल से बनता है। मेरे जंगल के सभी पक्षी मेरे काम से बहुत खुश है। मैं उन्हें कभी निराश नहीं करना चाहता। साथ ही टोनी कभी भी किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए हम अच्छा बनाते हैं और अच्छा बेचते भी हैं। तुम अगर टोनी को कुछ ना बताओ तो मैं तुम्हें बहुत मुनाफा दिलवाऊंगा। थोड़ी देर बाद टोनी आ जाती है। तभी टप्पू टोनी से कहता है, अरे सुनती हो भाग्यवान, आज मेरे दोनों भाई आ रखे हैं।
तो मैं इन्हें भी थोड़ा काम सिखा देता हूँ। आज तुम घर पर रहो, शाम का काम हम भाइयों को संभालने दो, तब तक तुम बच्चों की देखरेख करो घर पर। टोनी को घर पर छोड़कर टप्पू के दोनों भाई टप्पू के साथ लगकर दुकान पर पहुंच जाते हैं। टोनी के वहां पर ना होने की वजह से टप्पू अपने दोनों भाइयों की बातों में आ जाता है और अपने पुराने तेल में ही पकौड़े तल देता है। साथ ही उसके दोनों भाई चाय भी पानी मिलाकर बना देते हैं। दुकान में ये सारी तैयारियां हो रही होती है, तभी वहां पर पिंकी मौसी आ जाती है। अरे टप्पू, आज टोनी कहाँ रह गई और ये दोनों कौन है? पिंकी मौसी, ये मेरे दूर के भाई है, इनके साथ मैं बचपन से रहा हूँ। मैं आज घर के काम जल्दी निपटा कर आ गई ताकि मुझे देर रात बैठकर खाना न बनाना पड़े। और टप्पू, तुम्हारे इन पकौड़ों ने तो मुझे कायल कर दिया। मैं इन्हें खाए बिना पूरा दिन नहीं निकाल पाती। अब देखो ना, सुबह मैंने पकौड़े खाए थे और मैं शाम को फिर से पकौड़े खाने आ गई। टप्पू पिंकी मौसी को एक प्लेट पकौड़े और एक चाय दे देता है। पिंकी मौसी जल्दी से गर्मा गर्म पकौड़े खाती है और चाय भी पीती है। हाय हाय, ये क्या खा लिया मैंने? ऐसा लग रहा है जैसे कितने पुराने तेल में पकौड़े तल दिए हो। सुबह तेरे पकौड़े खाए थे तो मेरा मन खुशी से झूम उठा था, और अब तो मुझे इन पकौड़ों को खाकर उल्टी सी आ रही है। पता नहीं क्या मिला दिया इसमें। अरे पिंकी मौसी, लगता है आप भूल गए कि आप हमेशा से यहीं पर चाय और पकौड़े खाती आई हो। फिर आज आप बहाने क्यों बना रही हो? आपको पैसे नहीं देने, इसीलिए ये सब ड्रामा कर रही हो ना। चलो जल्दी से पैसे निकालें। मुझे पता है आप पैसे नहीं देना चाहती। मैं यहाँ पर रोजाना पकोड़े खाती हूँ और चाय भी पीती हूँ। तुम दोनों बंदर क्या जानो कि यहाँ मैं रोजाना आती हूँ। टोनी और टप्पू दोनों के हाथ के पकोड़े मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज मुझे इन पकोड़ों का स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है और चाय में भी पानी की मात्रा ज्यादा लगी। तभी मैंने ये सब कहा, वरना मैं तो रोज बहुत ही मन से यहाँ पर आती हूँ। ये ले अपने पैसे रख ले टप्पू, लेकिन आज सच में तेरे सामान में कुछ तो गड़बड़ है। पिंकी मौसी आज मुझे बहुत गुस्से में नजर आ रही थी। आज से पहले मैंने उनका ऐसा रूप कभी नहीं देखा। लगता है वो ठीक कह रही थी, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं लगाई। हो सकता है पुराने तेल की वजह से पकौड़े में सच में खराब स्वाद आ रहा हो। रुको, मैं पहले खाकर देखता हूँ। टप्पू जैसे ही एक पकौड़ा खाता है, वो भी बेकार स्वाद की वजह से थूक देता है। चाय पीते ही उसे उल्टी आने लगती है। इसमें पिंकी मौसी की कोई गलती नहीं। सच में चाय तो बहुत ही बेकार लग रही है, और तो और ये पकोड़े तो मेरे गले से नीचे भी नहीं उतर रहे हैं। अरे टप्पू, तुम इतना अच्छा माल बेचते हो, इसीलिए तुम्हें मुनाफा नहीं होता। हमारे यहाँ बहुत पुराने तेल में पकोड़े तलते हैं, तब भी सभी पक्षी खुशी खुशी कहते हैं। तुमने इन जंगल के पक्षियों की आदत खराब कर दी, इसीलिए लोगों को खराब तेल के पकोड़े पसंद नहीं आए। लेकिन चिंता मत करो, इन्हें धीरे धीरे आदत हो जाएगी। टप्पू ऐसे ही कुछ दिनों तक अपने भाइयों की बात मानता रहता है। पुराने तेल में ही पकोड़े बनाता है। वहीं जंगल में नन्हे नन्हे पक्षी अपने घोंसले से टप्पू की दुकान पर लगी भीड़ को देखकर अपनी माँ से कहते हैं, मामा देखो, टप्पू अंकल की दुकान में कितनी भीड़ लगी है। सभी वहाँ पर रोजाना गर्मा गर्म पकोड़े खाते हैं, और अब तो इस बारिश के मौसम में हमें दिन में 1-2 बार तो उनके पकोड़े खा ही लेने चाहिए। देखो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, अभी तुम बहुत छोटे हो। तुम्हें पता है, बचपन में हमें अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहे। नहीं माँ, दीदी ठीक कह रही है, मुझे भी पकोड़े खाने हैं। अपनी छोटी छोटी बच्चियों के आगे टुनी चिड़िया की एक ना चली। टुनी चिड़िया जैसे ही अपने बच्चों के साथ टप्पू की दुकान में पहुंचती है, तो वहां खड़े पक्षियों की बुरी भली बातें सुनकर कहती है, सुना तुमने टुनटुनी और सनसनी? यहाँ पर खड़े सभी पक्षी इन पकोड़ों की बुराइयां कर रहे हैं। हमें ये पकोड़े नहीं खाने चाहिए, ये बहुत खराब पकोड़े हैं। टुनी के बच्चे उसकी एक ना सुनते, टप्पू से पकोड़े और चाय मांग लेते। टप्पू भी बच्चों को गर्मा गर्म चाय और पकोड़े दे देता है। टुनटुनी और सनसनी दोनों ही पहली बार टप्पू के पकोड़े और चाय खा रहे थे। वो उनके स्वाद के बारे में नहीं जानते थे, इसीलिए वो गर्मा गर्म जल्दी जल्दी फूंक मारते हुए खा लेते हैं। टुनी पकोड़े के पैसे देकर अपने बच्चों को घर ला रही होती है।
रास्ते में दोनों बच्चियों की तबीयत बिगड़ जाती है। दोनों ही रास्ते में रुककर उल्टी पर उल्टी करने लगती है। ये सब देखकर टुनी घबरा जाती है और अपने बच्चों को घर ले जाने की जगह डॉक्टर सुंदर मामा की दुकान पर ले जाती है। डॉक्टर सुंदर बच्चों को देखते ही कहते हैं, अरे टुनी, तुम कब अच्छी माँ बनोगी? तुम इन्हें बाहर का खाना क्यों खिलाती हो? बाहर का खाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। बच्चों की जिद की वजह से मुझे टप्पू की दुकान से जाकर इन्हें चाय और पकोड़े खिलाने पड़े। उसके बाद से ही इनकी तबीयत खराब हो गई। बीच रास्ते में से मुझे इन्हें आपके पास लाना पड़ा। अरे बहना, तुम्हें मैंने बहुत बार समझाया है, अभी ये बच्चे छोटे हैं, इन्हें बाहर का खाना नहीं खिलाना। और टप्पू की तो तुम बात ही मत करो। आज सुबह से जितने पक्षी आए हैं वो सभी टप्पू की दुकान से पकौड़े खाकर आए हैं। सभी के पेट खराब है और तो और उल्टियाँ लग गई है। मुझे लगता है हमें टप्पू की शिकायत पुलिस स्टेशन जाकर लगानी चाहिए। डॉक्टर और टुनी दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन पहुंचकर टप्पू चाय वाले की शिकायत लगाते हैं। टुनी सारी बातें पुलिस स्टेशन में बताती है। पुलिस चुन्नी और डॉक्टर के साथ टप्पू की दुकान पर पहुंचती है। पुलिस टप्पू की दुकान में पहुंचते ही सारे सामान की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कढ़ाई में पड़े हुए तेल और चाय बनाने वाले दूध में गड़बड़ है। टप्पू, तुम्हारी दुकान में खराब तेल और सस्ते दूध के इस्तेमाल होने की वजह से पक्षियों की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। टप्पू, मैं तुम्हें और तुम्हारे इन भाइयों को गिरफ्तार करता हूँ। तुम ये ठेला अब नहीं लगा सकोगे। पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से टप्पू सभी पक्षियों से माफी मांगता है। मैं अपने भाइयों की बातों में आकर ये सब कर रहा था। मुझे आप सभी माफ कर दो। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। सभी पक्षी टप्पू की बात पर यकीन कर लेते हैं और टप्पू को माफ कर देते हैं। लेकिन टप्पू के दोनों भाइयों को गांव से दूर चले जाने के लिए कह देते हैं। टप्पू अपने घर पहुंचता है और टप्पू के दोनों भाई अपने गांव में चले जाते हैं। टप्पू का मुंह लटका होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी प्रकार का लालच अपने मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ नीचे बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए।